Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 3, Soil Resources. Students, I hope you all have seen part 1 and 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे किससे, लेटराइट सॉइल से, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. हम इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे किससे, लेटराइट सॉइल से. तो बेटा ये जो वर्ड लेटराइट है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है. किस लैटिन वर्ड से लिया गया है, लेटर. ठीक है, द वर्ड लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड कौन सा वाला, लेटर, जिसका मीनिंग होता है ब्रिक. लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में लेटर का मीनिंग होता है ब्रिक, ईंट, ईंट, है ना. लेटराइट सॉइल इज़ द टिपिकल सॉइल ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन. बेटा जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन होगा ना, वो रीजन जहाँ पर क्लाइमेट किस टाइप का होगा, मॉनसून टाइप का होगा, वहाँ पर हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी. ठीक है, इंडिया में कैसा क्लाइमेट होता है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट होता है, पर हमारी इतनी वैरायटी है फिजिकल डिवीजन में कि हमारे पास हिमालयन भी है, नदर्न प्लेन्स भी हैं, तो हम देख रहे हैं कि सॉइल की वैरायटी अलग अलग हो जाती है. अदरवाइज अगर हिमालय नहीं होता तो सिनारियो कुछ और होता. क्लियर है. तो अगर आपको लेटराइट सॉइल देखनी है तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में. वो रीजन जहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट हो, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. और मॉनसून टाइप का क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, फिर बहुत तेज़ बारिश होगी. क्लियर है. चलो, लेटराइट सॉइल कैसे बनती है बेटा, वेदरिंग से ही बनती है. ठीक है, वेदरिंग का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर. वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होगा और रेनफॉल भी हाई होगा, वहीं पर लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, जहाँ पर अल्टरनेट वेट और ड्राई पीरियड होगा. पहले पानी गिर रहा है, फिर बहुत तेज़ धूप हो रही है, फिर पानी गिर रहा है, फिर बहुत तेज़ धूप हो रही है. तो हमारे इंडिया में हम कुछ एरियाज़ में देखते हैं कि ऐसा ही होता है. अब जैसे हम हमारे कोस्टल प्लेन की बात करें, कौन से, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, तो वहाँ पर रेनफॉल भी होती है और फिर बहुत तेज गर्मी भी होती है. बेटा इस सॉइल को हम लीच्ड सॉइल बोलते हैं. लीच सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सॉइल में लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है. लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के, वो बहकर चले जाते हैं, वॉश्ड अवे हो जाते हैं. अब ये वॉश्ड अवे करने का काम कौन करती है, हैवी रेन. ठीक है, सॉइल थी, उसके ऊपर इतनी भयंकर बारिश हुई कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो बारिश बहाकर ले गई इनटू द लोअर लेयर. ठीक है, देखो ये एरिया था जहाँ पर आपको कौन सी सॉइल मिल रही थी, लेटराइट सॉइल मिल रही थी. अब इसमें से न्यूट्रिएंट कहाँ चले गए, कुछ न्यूट्रिएंट तो अंदर चले गए लोअर लेयर में और कुछ न्यूट्रिएंट वॉश्ड अवे हो गए. क्लियर है. तो ये जो सॉइल होती है ये किस सॉइल का एग्जांपल है, लीच सॉइल का एग्जांपल है. लीचिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं हैवी रेन्स के द्वारा इनटू द लोअर लेयर में चले जाएंगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट. जो क्लाइमेट है इंडिया का वो सूटेबल है लेटराइट सॉइल के लिए. मैंने बोला ना, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. दे आर फाउंड पैचेस ओवर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन. पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में बहुत सारे पैचेस हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल मिलेगी. दो टाइप की लेटराइट सॉइल होती है, एक अपलैंड लेटराइट होती है, दूसरी लोलैंड लेटराइट होती है. ठीक है, दे वर फॉर्म्ड ओवर हिल्स के ऊपर बनेगी क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. फिर वो ट्रांसपोर्ट होके, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा इसको, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ये लोअर लोलैंड में आ जाएगी. ठीक है, तो दो टाइप मिलेंगे हमको, अपलैंड लेटराइट, लोलैंड लेटराइट. अपलैंड लेटराइट ही जब नीचे आ जाएगी तो उसे हम क्या कहने लग जाएंगे, लोलैंड लेटराइट. ठीक है, दे आर फॉर्म्ड ओवर हिल्स. ये हिल्स के ऊपर बनती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर होती है हैवी रेनफॉल और ये ट्रांसपोर्ट होकर स्ट्रीम के द्वारा नीचे आ जाती है लोलैंड. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लेटराइट सॉइल का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रेड होती है कलर में और इसमें आयरन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है, फ्राइबल होता है. फ्राइबल मतलब ये इजीली टूट जाती है. आप थोड़ी सी मिट्टी को उठाओगे, जैसे उसका कोई लंप बन गया, उसको आप हाथों से बहुत ही कम प्रेशर के साथ भी तोड़ोगे ना तो ईजिली टूट जाएगा. तो ये कोर्स टेक्सचर की है, दरदरी होती है, सॉफ्ट होती है और फ्राइबल होती है. कोर्स भी होगी, सॉफ्ट भी होगी और फ्राइबल, इजीली टूट जाएगी. ठीक है, जो लेटराइट सॉइल है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है पर लाइम भी कम है और नाइट्रोजन भी कम है. नाइट्रोजन भी नहीं है और लाइम भी नहीं है, पर
आयरन बहुत है। इट कैन नॉट कंटेन मॉइस्चर, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेन नहीं रह पाता है, ठीक है। हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए थोड़ी सी कम सूटेबल है। बेटा आजकल तो हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र्स, प्रॉपर इरिगेशन से हम हर सॉइल में कुछ ना कुछ ग्रो कर ले रहे हैं, पर अगर इस सॉइल की बेसिक नेचर की हम बात करें तो इसमें मॉइस्चर रिटेन नहीं रहता, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए अनसूटेबल मानी जाती है। एज दिस सॉइल इज़ ड्यूरेबल, ये सॉइल बहुत ड्यूरेबल होती है, इसीलिए इसका यूज़ हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए करते हैं, ठीक है। हम रीजंस की बात करेंगे, किन किन जगहों पे हमें लैटराइट सॉइल मिलेगी। तो बेटा जो लैटराइट सॉइल होगी वो मेनली हमें हिली रीजन्स में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी। जैसे मैंने बताया है ना कि ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पर मिलेगी। केरला में मिलेगी, विंध्यास में मिलेगी, सतपुरास में मिलेगी, मालवा प्लेट्यू पे मिलेगी, गोवा में मिलेगी, इस बेल्ट में मिल जाएगी। दे आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ असम, मेघालय। असम मेघालय में भी बेटा एक टाइम में बहुत ज़्यादा पड़ती है गर्मी और एक टाइम में होती है बहुत ज़्यादा बारिश। तो आपकी लेटराइट सॉइल के लिए दोनों ही चीज़ें चाहिए, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ बारिश भी बहुत हो और फिर गर्मी भी बहुत पड़े। यहाँ से हमने देखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाने से इस एरिया में टेम्परेचर तो एक टाइम में बहुत ज़्यादा होता ही है और उसके बाद बारिश भी इन दोनों एरियाज़ को बहुत अच्छी मिलती है। तो सतपुड़ा, मालवा प्लेट्यू, गोवा, हिल्स ऑफ असम, मेघालय, विंध्या, केरला और वेस्टर्न घाट्स में ये सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम देखेंगे बेटा कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जा सकती है लेटराइट सॉइल में। क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन नहीं करती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए थोड़ी सी कम सूटेबल है, अनसूटेबल है, ठीक है। अब यहाँ तो अनसूटेबल ही लिख दिया है, मेरे अकॉर्डिंग लेस सूटेबल हम बोल सकते हैं। ये सिर्फ स्पेशल क्रॉप्स यहाँ पर, अब मैं क्या बोला कि एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, पर हम बोल रहे हैं ना एग्रीकल्चर हो तो रहा है। क्या क्या? टैपियोक, कैशूनट यहाँ पर ग्रो किए जा सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या ग्रो कर सकते हो बेटा आप? टैपियोका और कैशूनट। हाउएवर नाउअडेज सम प्लांटेशन क्रॉप्स, अब यहाँ पर कुछ प्लांटेशन क्रॉप भी उगाई जा रही हैं, जैसे कॉफ़ी, टी। तभी मुझे ये वर्ड बहुत ज़्यादा सही नहीं लगा कि अनसूटेबल का मतलब क्या है। ये लेस सूटेबल हो सकती है पर अनसूटेबल तो नहीं कहना चाहिए। चलो ठीक है, नाउअडेज यहाँ पर कॉफ़ी, टी भी ग्रो की जा रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन एंड फर्टिलाइज़र। जब इस सॉइल में आप फर्टिलाइज़र इंड्यूस करते हो, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ लाते हो, तो यहाँ प्लांटेशन क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हो। टी कॉफ़ी ग्रो की जा रही है और ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है टैपियोका और कैशूनट के लिए। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे इरोजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पर्पसेस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन में होता क्या है बेटा, जो टॉप सॉइल होती है उसकी लेयर रिमूव हो जाती है, ठीक है। सॉइल इरोजन में बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करो हमारी ये सॉइल है, सॉइल नीचे तक है, कुछ डेप्थ तक आपको मिलेगी, पर इसकी जो टॉप लेयर है ये अगर वॉश्ड अवे हो जाए, इसे वो क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन क्यों होती है, क्या क्या रीज़न है इसके? बहुत सारे एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के। तो पहला तो सबसे वाटर ही है। देखो ज़मीन पर मिट्टी है, मतलब मिट्टी से ही ज़मीन बनी है, पानी वहाँ से बहुत तेज़ी से बहा तो टॉप सॉइल बह गई। फिर विंड भी होता है, कई बार वेव्स भी होते हैं, ठीक है। तो वाटर, विंड, वेव्स, इवन लैंडस्लाइड। तो कौन कौन से एजेंट है बेटा सॉइल इरोजन के? वाटर है, विंड है, वेव्स है, इवन लैंडस्लाइड भी है। सॉइल इरोजन का मीनिंग समझ में आ गया? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, वेव्स और लैंडस्लाइड। क्लियर है? जो सॉइल फॉर्मिंग की प्रोसेस होती है और जो इरोजनल की प्रोसेस है, ये दोनों ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। सॉइल फॉर्म भी होती रहेगी, इरोड भी होती रहेगी, पर इनमें बैलेंस बना रहना चाहिए, है ना। बैलेंस बना रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड करता है सॉइल पे। अगर सॉइल इरोजन होता रहा और फॉर्मेशन नहीं हुआ तो आप सोचो एग्रीकल्चर कहाँ, किस दिशा में जाएगा। तो बेटा बहुत ज़रूरी है कि इसमें एक बैलेंस बना रहे। सॉइल की जो फॉर्म होने की प्रोसेस है और इरोजन की जो प्रोसेस है, इनमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इसको डिस्टर्ब करने के लिए हम ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और नेचर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। कई बार डाउन पोरिंग हो जाती है, ठीक है, सुनामी आ गई है। सुनामी जब आती है तो पानी में तो हलचल मचाती है, कोस्टल एरियाज़ की ज़मीन को लेके चली जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं,
फ्लड आ जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम नेचर क्रिएट करता है। और हम ह्यूमन बीइंग भी कम नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छी भली एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन साइट का काम चालू कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाले दो मेजर एजेंट हैं, एक है नेचर और दूसरा है हम ह्यूमन, विच लेट ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल। और हम दोनों की ही वजह से हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से सॉइल इरोजन होता है विद इन अ फ्यू ईयर्स। बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोस्ट पावरफुल एजेंट कौन सी सॉइल इरोजन के, तो आप कहना बहता हुआ पानी और हवा, विंड एंड रनिंग वाटर। ये दो जो हैं ये बहुत ही पावरफुल एजेंट हैं सॉइल इरोजन के। इसके अलावा कई बार ओवर ग्रेजिंग बाय मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, कई बार हम एग्रीकल्चर की कुछ फॉल्टी मेथड का यूज़ कर लेते हैं, ये सब भी जिम्मेदार होते हैं हमारी वैल्यूएबल टॉप सॉइल के लॉस के लिए। जो टॉप लेयर होती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, उसको उनको कंजर्व करके रखना चाहिए, पर कई बार हमारी ही फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से वो वॉश अवे हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर। ठीक है, सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। पहला है ए शीट इरोजन, गली इरोजन, रिल इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन। फिर हम पढ़ेंगे शोर इरोजन और फिर हम पढ़ेंगे विंड इरोजन। चलो तो पहले शीट इरोजन को देख लेते हैं। बेटा शीट इरोजन को पढ़ते हैं हम। देखो, अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है पर वेजिटेशन कवर नहीं है, ठीक है, हो सकता है ये जो प्लॉट है या हैवी रेनफॉल तो और ये, पर किसी वजह से यहाँ पर ट्रीज़ और प्लांट्स नहीं है। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ट्री की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पर यहाँ पर ट्रीज़ तो है ही नहीं, ये प्लेन है, कोई वेजिटेशन कवर यहाँ पर है ही नहीं। तो जो पानी होता है वो श्रिंक नहीं करता है, मतलब इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटी होने लगती है। इरोजिव पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, पूरी की पूरी टॉप सॉइल पानी के साथ बहने लग जाती है। कहाँ पर? स्लोप्स पर। देखो ये रहा हमारा हिल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्लांट्स और ट्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहते हुए पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी और इरोजन भी कम होगा, ठीक है। पर यहाँ पर देखो आप, वेजिटेशन का कोई कवर ही नहीं है, कोई वेजिटेशन ही नहीं है, तो मिट्टी सीध पानी जब भी गिरेगा तो वो शिंक तो नहीं होगा, इन्फिल्ट्रेट नहीं होगा, सीधा सीधा बह के जाएगा और जब वो बहेगा तो अपने साथ मिट्टी को भी ले जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि पूरी की पूरी प्लेस, पूरी की पूरी शीट को ये नीचे लेके चला जाएगा, पूरे के पूरे एक एरिया को ये नीचे लेके चला जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, जब बहुत हैवी रेनफॉल हो रही होगी किसी एरिया में, या वो एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और कोई वेजिटेशन कवर नहीं होता, तो जो रेन वाटर है शिंक नहीं करता है, वो स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है किसको? इरोजिव पावर को, और जो टॉप सॉइल होती है वो स्लोप से बह के चली जाती है। इन दिस इरोजन, इस इरोजन में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जो एरिया होता है फाइन सॉइल का, पूरा के पूरा एरिया रिमूव हो जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल है। मैंने क्या कहा, ये यहाँ पर ट्रीज़ थे, यहाँ पर ट्रीज़ थे, वेजिटेशन कवर प्रॉपर था, तो यहाँ पर इस टाइप का इरोजन थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर यहाँ पर जहाँ वेजिटेशन कवर है ही नहीं, तो यहाँ से पूरा के पूरा जो एरिया होगा वो बह के नीचे की तरफ चला जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? शीट इरोजन, जो कि बहुत हार्मफुल है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे सॉइल। ये स्लो प्रोसेस है, पर फिर भी यहाँ से सॉइल तो ख़त्म हो रही है। अब हम बेटा पढ़ेंगे गली इरोजन को। गली इरोजन टेक प्लेस ऑन द स्टीप स्लोप्स। जो स्टीप स्लोप्स होते हैं ना बेटा, उन पे होता है गली इरोजन। जहाँ पर भी हिल्स पे स्टीप स्लोप्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ गली इरोजन भी देखने को मिलेगा। When there is a heavy downpour, जब बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना बादल फट जाना, हैवी डाउनपोर होगा रेन का, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होगा और एकदम से होगा, बादल फटना हम जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर जो सॉइल होगी वो पानी के द्वारा बहकर चली जाएगी और एक डेफिनेट पाथ बना लेगी। जैसे इतना बड़ा एरिया है, पर इस एरिया से सॉइल का बहना चालू हुआ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता क्या है बेटा, ये एरिया थोड़ा सा गहरा होता जाता है और फिर कंटिन्यू इसी से पानी बहता रहता है और फिर धीरे धीरे ये गली बड़ी होती रहती है। फिर से गली इरोजन टेक प्लेस ऑन द स्टीप स्लोप। गली इरोजन कहाँ पर होता है? स्टीप स्लोप्स पे होता है। कहाँ पर? हिल्स पर, हिल्स के स्टीप स्लोप पे। जब हैवी रेनफॉल होगा, डाउनपोर होगा, मतलब बादल फटने जैसी स्थिति होगी, तो जो सॉइल होगी उसको रिमूव कर देगा कौन? फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, पर एक डेफिनेट पाथ पर, ठीक है।
एक स्लोप होगा और उस स्लोप जैसे हम बोलते हैं कि ये स्टीप स्लोप है, ठीक है, स्टीप स्लोप है। अब यहाँ से पानी बह रहा है तो पानी इस तरीके से बहेगा कि एक पर्टिकुलर एरिया से ये गहरा गड्ढा नाली टाइप बनाता जाएगा और बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो नाली है, वो जो गली है, वो बड़ी होती जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, गली इरोजन। द गली इज, और बेटा जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे करके जो गलीज होती होंगी ये वाइडर होती जाएंगी। जैसे सपोज़ करो अभी यहाँ से पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है, धीरे धीरे करके ये एरिया और वाइड हो जाएगा और ज़्यादा डीप भी हो जाएगा, डीपर भी हो जाएगा, वाइडर भी हो जाएगा, चौड़ा भी हो जाएगा और गहरा भी हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर डीप रेवाइंस बन जाएंगे और फाइनली लीडिंग टू द बेड रॉक, बिल्कुल नीचे तल में पहुँच जाएगा, मतलब जहाँ पर सॉइल तो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और बेटा फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर उस एरिया की सॉइल में कल्टीवेशन करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। अ रीज़न वेयर देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज, बेटा वो रीज़न जहाँ पर बहुत सारी डीप गलीज होती हैं, ये रवाइन बन जाती हैं, उसे हम बैड लैंड कहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर कल्टीवेशन फिजिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अब रवाइन वैली किसको कहते हैं, रवाइन आपने देखा होगा, ये इस तरीके के रीज़न को रवाइन वैली कहते हैं। क्या यहाँ पर खेती करना पॉसिबल है? यहाँ पर अगर हम इरीगेशन प्रोवाइड करेंगे तो पानी बह के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा, यहाँ पर पानी टिकेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे करके जहाँ पर बहुत सारी गलीज होती हैं वो एट दी एंड बैड लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश की चंबल वैली है जो एग्रीकल्चरली बिल्कुल अनफिट है। क्यों अनफिट है? क्योंकि यहाँ पर इतना गली इरोजन हुआ है। आपने सुना होगा ना चंबल के डाकू, तो चंबल के डाकू अपनी दहशत इसीलिए पैदा कर पाए क्योंकि वो रवाइन वैली में थे। रवाइन वैली में होता क्या है, ये छोटी सी ऐसी हील बन जाएगी, फिर हील बन जाएगी, फिर ऐसे थोड़ा सा तल गहरा हो जाएगा, फिर हिल बनी रहेगी। तो यहाँ बताओ क्या एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, पर छुप छुप के अटैक करना पॉसिबल है। तो चंबल के डाकू, इसीलिए तो चंबल के डाकू बन पाए थे, इतने फेमस हो पाए थे। चलो, तो चंबल वैली जो है मध्य प्रदेश में, अब वो एग्रीकल्चरली अनफिट है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव गली इरोजन, क्योंकि वहाँ पर बहुत गली इरोजन हुआ है। आज उसे हम बैडलैंड एरिया के नाम से जानते हैं। 3.10 कहाँ पर है? 3.10 ये रहा। अब मुझे बताओ, यहाँ आप एग्रीकल्चर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पानी जमा रहेगा। यहाँ एग्रीकल्चर कर नहीं सकते क्योंकि जितना भी पानी आप इरिगेशन पर्पज़ से यहाँ डालोगे वो सब बहकर नीचे आ जाएगा। तो ये जो ऐसे एरियाज होते हैं ये अनफिट हो जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, ठीक है? समझ में आया? चलो, अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे रिल इरोजन को। तो जो रिल इरोजन बेटा, अब हम पढ़ेंगे रिल इरोजन को। तो इस टाइप के इरोजन में फिंगर लाइक रील्स अपीयर होने लग जाती हैं लैंडस्केप के ऊपर, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो फाइन रिल होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं नंबर में, थोड़ी सी डीप होती जाती हैं, धीरे धीरे करके वाइड होती जाती हैं। जैसे ये एरिया है, यहाँ पर ऐसे 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 पहले आपको दिखना चालू होगा, फिर धीरे से वाइड हो जाएगा और धीरे से ये डेप्थ में भी आ जाएगा, डीप भी हो जाएगा। ये दिस रिड्यूसेस द एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब इससे क्या होता है बेटा कि जहाँ पर भी इस तरह की नालियाँ बन जाएंगी, छोटी छोटी नालियाँ बने भले ही, जैसे ये नालियाँ बनेंगी तो वहाँ पर आप कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे, उस एरिया में कल्टीवेशन ही नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली बात है आपकी क्रॉप का यील्ड कम हो जाएगा। स्ट्रीम बैंक इरोजन को, ठीक है, तो जो नदियों के किनारे होते हैं, सपोज़ करो यहाँ से नदी बह रही है और ये नदियों के किनारे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ जो मिट्टी होगी ये हर साल चेंज हो जाएगी, इरोड होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस फ्लो होता है किसका? वाटर का। चलो, तो जो बैंक होता है किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी रिवर का, किसी भी नदी का जो किनारा होता है वो हर साल इरोड हो जाता है। किसके द्वारा इरोड होता है? कंटिन्यूस फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ जो पानी होता है वो उस मिट्टी को लेकर चला जाता है। ड्यूरिंग फ्लड, जब बाढ़ आती है, इरोजन टेक्स अ सीरियस फॉर्म। और भाई जब बाढ़ आएगी तो ऑब्वियसली बात है इरोजन एक सीरियस फॉर्म ले लेगा और ग्रेजुअली जो बेड होता है पूरी रिवर का वो वाइडन हो जाता है, फैल जाता है। देखो, जब आप गर्मियों के टाइम में रिवर को देखेंगे वो इस एरिया में फ़्लो कर रही होती है, ठीक है, पर जब बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनी सीज़न रहता है, तो ये बेड इस हद तक वाइड हो जाता है। हम लोग, हमारे मध्य प्रदेश में रिवर नर्मदा है, जब हम लोग नॉर्मल सीज़न में, समर सीज़न में रिवर नर्मदा के बेड को देखते हैं बहुत शॉर्ट, बहुत कम दिखाई पड़ता है, पर रेनी सीज़न में ये बेड बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ये यहाँ पर पहले सॉइल हुआ करती थी,
इस एरिया में क्या हुआ करती थी बेटा, सॉइल और वाटर सिर्फ यहाँ हुआ करता था, पर रेनी सीजन में इस पूरे एरिया में वाटर हो जाएगा, तो मतलब ये सॉइल इरोड हो जाएगी। अब हम शोर इरोजन की बात करेंगे, तो जो कोस्टल रॉक होती है वो भी इरोड हो जाती है, किसके द्वारा, टाइडल वेव से। जैसे ये रॉक है और यहाँ पे समुद्र है, तो ये जो वेव्स आएंगी वो इस रॉक पे वेदरिंग का काम करेंगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से लहरें इस पे पड़ेंगी कि धीरे धीरे करके ये रॉक में भी इरोजन होना चालू हो गया। विच कंटिन्यूसली डैश अगेंस्ट कोस्टल रॉक, ये जो वेव्स होंगी कंटिन्यूसली इस पे जाके टकराएंगी। इट इज़ वेरी कॉमन इन ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे ये बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ज़्यादा आते हैं। देखो बेटा, ये हमारा इंडिया है, ये हमारे इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में जो बे ऑफ बंगाल है, मतलब ईस्टर्न कोस्ट के पास जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं, इससे जो वेव्स टकराएंगी, टाइडल वेव्स टकराएंगी, तो वो उनको भी इरोड कर देती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, शोर इरोजन। अब हम विंड इरोजन की बात करेंगे, जो आपको सबको ही पता है, कुछ बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। विंड भी एक पावरफुल एजेंट होता है इरोजन का। कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में, सेमी डेजर्ट एरिया में, वो एरिया जहाँ पर वेजिटेशन कवर नहीं है, जहाँ पर भी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, शब्स ज़्यादा नहीं होती हैं, वहाँ पर चांसेस किसके बनते हैं बेटा, विंड इरोजन के बनते हैं। हवा अपने साथ जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, सॉइल के, उनको लेकर के चली जाती हैं, ठीक है। और जो एरिया होता है जिससे वो सैंड, सॉइल लेकर जा रही हैं, उस एरिया को बना देती हैं वो बैरन, है ना, अनप्रोडक्टिव। जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट एरिया है ना। अब डेजर्ट एरिया है बेटा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर प्लांट का जो कवर है, ट्रीज़ का जो कवर है वो बहुत कम है, तो वहाँ पर कंटिन्यूसली हम जो इरोजनल एक्टिविटी देखते हैं उसके लिए कौन ही जिम्मेदार होती हैं, हमारी विंड्स जिम्मेदार होती है। क्लियर है, एक बार पढ़ लेते हैं। विंड भी एक मोस्ट पावरफुल एजेंट है इरोजन का। कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में, सेमी डेजर्ट एरिया में, जहाँ पर वेजिटेशन कवर कम होगा, लेस होगा या तो होगा ही नहीं, जो विंड होती है। और बेटा, तेज़ी से चलने वाली जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, सैंड के जो फाइन पार्टिकल्स होती हैं उन्हें कहीं और ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर थार डेजर्ट है और यहाँ पर गैंगेटिक प्लेन है, तो यहाँ से ये रेत उड़ेगी और यहाँ पर चली जाएगी। तो बेटा, ये एरिया तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, ये रेत उड़कर यहाँ जाएगी, ये सैंड उड़कर यहाँ जाएगी, तो इस एरिया को भी अनप्रोडक्टिव बना देगी। फिर से सुनो, जो हवा होती है वो अपने साथ फाइन पार्टिकल्स को ले जाती है सैंड के और डिपॉजिट कर देती है दूसरे एरिया पे, तो दोनों ही एरिया को ये क्या बना देती है, अनप्रोडक्टिव। पहले रेगिस्तान, मरुस्थल तो था ही, वहाँ पर तो था ही नहीं प्रोडक्टिविटी, अब यही रेत कहीं और जाके जम जाएगी तो उस एरिया को भी अनप्रोडक्टिव बना देगी। फॉर एग्जाम्पल, विंड कैरी सैंड फ्रॉम राजस्थान डेजर्ट, हवाएँ राजस्थान डेजर्ट से रेत को ले जाती हैं और फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन पे ले जाके जमा कर देती हैं। इसी को क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन। एक जगह तो डेजर्ट था ही, दूसरा डेजर्ट हवाएं और तैयार कर देती हैं। बेटे, जो वर्ड है ना डेजर्टिफिकेशन, इसका मतलब है एक नया डेजर्ट तैयार कर देना। चलो, अब हम बात करेंगे सॉइल इरोजन बाय अदर फैक्टर्स। दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर तो हम करेंगे नेचर ऑफ रेनफॉल। अगर स्लो स्टेडी रेन आएगी तो वो कम डेंजरस है, ठीक है, पर अगर रैपिड डाउनपोर होगा, बहुत हैवी रेनफॉल होगी बहुत ही कम घंटों में, तो ऑब्वियसली बात है सॉइल इरोजन के लिए एक सीरियस कारण बन जाती है, ठीक है। धीरे धीरे बारिश हो रही है, परकोलेशन हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, वो बारिश हमारे काम की है, वो सॉइल इरोजन करती भी नहीं है, बहुत कम करती है। पर अगर हैवी डाउनपोर है, रैपिड डाउनपोर हो रहा है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है सॉइल इरोजन होगा। But some amount of rainfall distributed over a period of several days is not harmful. पर 2-3 दिन के बाद फिर बारिश हुई, फिर 3 दिन के बाद बारिश हुई और स्पीड जिसकी कम थी, है ना, तो वो वैसी रेनफॉल बिल्कुल भी डेंजरस नहीं। अब हम नेचर ऑफ सॉइल की बात करेंगे, तो जो सैंडी पोरस सॉइल होती है, सैंडी भी है, पोरस भी है, तो पानी जितना गिरेगा वो पोर करके मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो इसके पास जो सैंडी पोरस सॉइल होती है, जिसके पास वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ऑब्वियसली बात है वहाँ इरोजन नहीं होगा। देखो, यहाँ पर पानी गिरा और पूरा पानी अंदर चला गया, तो ऑब्वियसली बात है इरोजन नहीं होगा। पर यहाँ पर अगर ये सॉइल पोरस नहीं होगी तो पूरा पानी बहकर जाएगा और मिट्टी को भी ले जाएगा। वाइल द इम्परवियस रॉक, अगर इम्परवियस रॉक होगी
मतलब जो वाटर को अंदर नहीं जाने देगी, है ना, जो इनकेपेबल होगी वाटर को अब्जॉर्ब करने में, वहाँ पर वाटर के द्वारा बहुत सारी मिट्टी का इरोजन हो जाएगा। नो सॉइल इज़ एंटायरली सेफ फ्रॉम इरोजन। पर बेटा कोई भी मिट्टी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल भी पूरी तरीके से इरोजन सेफ हो। नेचर ऑफ सॉइल कैसे इरोजन को इम्पैक्ट करता है? अगर सैंडी पोरस सॉइल है जिसकी गुड रिटेंशन कैपेसिटी है, पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो वहाँ पे इरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये कम होगा, बिल्कुल कम तो कहीं पर भी नहीं हो सकता, कम होगा। पर इम्परवियस सॉइल है जो पानी को अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, पानी को अंदर ही नहीं जाने दे रही, वहाँ पर इरोजन ज़्यादा होगा। कोई भी सॉइल पूरी तरह सेफ़ नहीं है ना, इरोजन तो होगा ही होगा। ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो बेटा जो मैन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे पार्ट में जो लोग हैं वो अनसाइंटिफिक मेथड से कल्टीवेशन करते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं सॉइल को कंजर्व करने का। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, क्रॉप रोटेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कितनी बार अपनी ज़मीन को यूं ही खाली छोड़ देते हैं, शेल्टर बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, काउंटर प्लोइंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब इसी बात है कि ये वो रीज़न है जिनके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। ओवर ग्रेजिंग और दूसरा क्या पढ़ा हमने, डिफॉरेस्टेशन। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं, कारण होते हैं सॉइल इरोजन के। अगर आप कंटोर कल्टीवेशन करते हो, क्रॉप रोटेशन करते हो, टेरेसिंग कर देते हो, टेरेस फार्मिंग करते हो, क्रॉप रोटेट करते हो, कॉन्टोर कल्टीवेशन, कॉन्टोर प्लोइंग करते हो, तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा वो सारे एरियाज़ को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर सॉइल इरोजन इंडिया में होता है, किस रीज़न से होता है। तो ये एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में कि हम हर साल 5 बिलियन टन्स सॉइल को लॉस कर देते हैं, भले ही वो विंड के द्वारा करें या वाटर के द्वारा करें। इंडिया में जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर इरोजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पहला है आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कट किया गया है, मैसिव लेवल पे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, तो ये एक कारण बना सॉइल इरोजन का। अच्छा, हम लोग बोलते हैं ना उत्तराखंड में अभी जोशीमठ ढहने लगा था, वहाँ पर इरोजन हो रहा था, इरोजन नहीं क्या बोलते हैं उसको, भूस्खलन क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है लैंडस्लाइड, शायद लैंडस्लाइड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं लैंडस्लाइड की उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जोशीमठ में, ये इसी का रिजल्ट है, क्योंकि वहाँ पर हमने इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग की ट्रीज़ की, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है। जो डेब्रीज होती हैं जो स्लोप से नीचे की तरफ आती हैं वो रिवर्स को भी चोक कर देती हैं। बड़े बड़े जब चट्टानों के टुकड़े, शीट इरोजन होगा, चट्टानों के टुकड़े बड़े बड़े नीचे की तरफ आएंगे तो वो रिवर के रास्ते को भी चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लड आने लगती है, सेडिमेंट का डिपॉजिट होने लगता है फर्टाइल लैंड के ऊपर। लैंडस्लाइड्स और लैंडस्लिप्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, कहाँ पर, आउटर हिमालय में। और क्यों हुई? पेड़ों के कटने की वजह से। रिवर बैंक बेटा, स्पेशली जो रिवर यमुना है, चंबल है, माही है, साबरमती, इनके बेड पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, है ना, यहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो रवाइन और गलीज़ में कन्वर्ट कर गई हैं, और ये जो ज़मीनें हैं भले वो रवाइन वैली हो, गलीज़ हो, ये बैडलैंड कहलाती हैं, यहाँ पर कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो रिवर बैंक कहाँ किस किस का रिवर बैंक? यमुना का, चंबल का, माही का, साबरमती का। एरियाज़ की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे इंडिया के, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ जाएगा आपका असम, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है, जिससे जो स्ट्रीम बैंक होते हैं वो बहुत फैल गए हैं, बहुत वाइड स्प्रेड हो गए हैं। जो एरिड एरिया है राजस्थान का, साउथ पंजाब का, वहाँ पर सीवियर सॉइल इरोजन होता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है हमारी हवा, विंड। अब हम बात करेंगे हिल्स ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर जो सॉइल इरोजन होता है ये मेनली क्यों होता है? स्टीप स्लोप्स की वजह से और कल्टीवेशन की बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव मेथड का यूज़ करने की वजह से, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया में जो नीलगिरी हिल्स है या जो हिल्स हैं वहाँ पर क्यों इरोजन होता है, तो पहले बोलना कि यहाँ पर स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप, डीप स्लोप नहीं, स्टीप स्लोप्स हैं, कल्टीवेशन की मेथड्स प्रॉपर नहीं है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. अगर कोई सजेशन देना है तो आप मोस्ट वेलकम है।